और अब बात करते हैं सीएमआर में आज होने वाली फीडबैक बैठक की। दरअसल दोपहर 2:30 बजे सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। कहेंगे कि बैठक ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेने वाले हैं। दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मंत्री भंवर सिंह भाटी, सांसद नरेंद्र बुडानिया, भंवरलाल शर्मा, नसीम अख्तर, रेहाना रियाज, राजेंद्र मोड़ भी बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और इस दौरान सुजानगढ़ के अंदर जो बाई इलेक्शन होने हैं उसको लेकर फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस बैठक को लेंगे। सीएमआर के अंदर यह बैठक होगी 2:30 बजे। इसका निर्धारित समय तय किया गया है और उस समय उपचुनाव को लेकर यह बैठक होनी है। सुजानगढ़ विधानसभा चुनाव जल्द होंगे, उपचुनाव होंगे, बैठक ली जाएगी। बैठक नाम को लेकर मंथन पर नहीं होगी, बैठक अन्य मुद्दों को लेकर होगी। किस तरीके के समीकरण वहां पर बैठाए जा सकते हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको उठाया जा सकता है, चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि नाम को लेकर मंथन हो। इस बैठक के अंदर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे, मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद रहेंगे, सांसद और इसके अलावा भंवरलाल शर्मा भी बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल को अर्पित की पुष्पांजलि। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया भी बैठक के अंदर मौजूद हैं। इस दौरान भी सतीश, चंद्रशेखर, अरुण सिंह, अलका गुर्जर, भूपेंद्र और जयराम जाटव के अलावा चेतन डूडी, जितेंद्र गोठवाल भी बैठक के अंदर मौजूद है। बैठक में 5 राज्यों के चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुमकिन है कि वर्तमान में जो समस्याएं बीजेपी के सामने आ रही हैं, फिर चाहे 3 कृषि कानूनों पर किसानों का रुख हो, कांग्रेस का रुख हो, विपक्षी दलों का रुख हो, या फिर पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, महंगाई को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, इन मुद्दों पर भी मंथन किया जा सकता है कि बीजेपी की आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी। बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, तमाम नेता पहुंच चुके हैं। अमित शाह भी आज मुमकिन की बैठक का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए तो वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया बैठक में पहुंच चुके हैं। वहीं भी सतीश, चंद्रशेखर, अरुण सिंह, अलका गुर्जर, जयराम जाटव, भूपेंद्र सैनी, चेतन डूडी, जितेंद्र गोठवाल भी बैठक के अंदर मौजूद हैं। बैठक में 5 राज्यों के चुनावों को लेकर चर्चा होगी और 10 बजे के आसपास इस बैठक को शुरू होना था। बैठक शुरू हो चुकी है। 6 बजे तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद हो सकता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें ये बताया जाए कि पूरी इस बैठक के एजेंडे क्या कुछ रहे। हालांकि सभी एजेंडे नहीं बताए जाएंगे, बीजेपी की इंटरनल मीटिंग है। वहीं बीजेपी को केरल में राजनीतिक बढ़त की उम्मीद है। मेट्रो मैन के नाम से विख्यात हैं श्रीधरन ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। अपने आप में एक बड़ी खबर है। मेट्रो मैन के नाम से विख्यात हैं श्रीधरन। दिल्ली के अंदर जो आपको मेट्रो दिखाई दे रही है, जिसने एक तरीके से पूरी दिल्ली को एनसीआर के साथ इंटरकनेक्ट किया है, उसका श्रेय जाता है श्रीधरन को। और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा ऐलान किया गया है। लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ का कहना, श्रीधरन के आने से राज्य की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केरल बीजेपी के वरिष्ठ नेता वी राधाकृष्णन मेनन ने कहा कि श्रीधरन के बीजेपी में आने से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि एक विख्यात शख्स बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, कमल के साथ आने वाले हैं। श्रीधरन को उनके कार्यों को लेकर देश और दुनिया में याद किया जाता है। उनकी सेवाओं को देखते हुए सरकार उन्हें पद्म सम्मान से भी नवाज चुकी है। लेकिन अब पद्म सम्मान से नवाजे गए श्रीधरन बीजेपी के कमल के साथ जुड़ सकते हैं और इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति पर असर पड़ सकता है। हालांकि इसके अलावा केरल की भी बात कर ली जाए, केरल की राजनीति पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि वहां के जो बाकी के नेता हैं या कहें कि यूडीएफ, एलडीएफ है, उनका कहना है कि श्रीधरन के आने से राज्य की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे कोई सियासी माइलेज बीजेपी को नहीं मिलने वाली है। वहीं केरल बीजेपी के वरिष्ठ नेता वी राधाकृष्णन मेनन ने कहा कि श्रीधरन के बीजेपी में आने से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि वो एक मास लीडर कह सकते हैं। लीडर का मतलब यहां राजनेता नहीं, एक ऐसे शख्स जिनको देश और दुनिया जानती है, एक ऐसे शख्स जिनका मान सम्मान पूरे देश और दुनिया में
वो अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उनके काम को देश और दुनिया याद करती है। उनकी सेवाओं को देखते हुए सरकार ने उन्हें पद्म सम्मान से भी नवाजा। और अब बात करते हैं कांग्रेस पर शिवसेना का असर। दरअसल कांग्रेस के नेता भी अब करने लगे हैं शिवसेना जैसी राजनीति। हाल में अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को दी थी धमकी। ये ट्रेड बिल्कुल है शिवसेना की ट्रेडमार्क राजनीति की तरह। कांग्रेस पहले कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती थी। हालांकि कांग्रेस ने पटोले के बयान से खुद को अलग कर दिया है, लेकिन ये बता रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में गठबंधन के बीच में कांग्रेस पर भी शिवसेना का रंग चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसलिए भी हो सकता है कि शायद वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहती हो और जिस राह पर शिवसेना आगे बढ़ रही है उस राह पर कांग्रेस आगे बढ़ना चाह रही हो और उसके दम पर जनाधार को महाराष्ट्र में मजबूत करना चाह रही हो। यही वजह हो सकती है कि हाल में अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार को धमकी दी। दरअसल इस तरीके की राजनीति आपको इस तरीके की कार्यशैली शिवसेना में दिखाई देती है और एक तरीके से ट्रेडमार्क राजनीति ये शिवसेना की है। अब कांग्रेस पहले कभी इस तरीके की राजनीति करती हुई नजर नहीं आई, कभी इस तरीके की बात सामने नहीं आई। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस ने पटोले के बयान से खुद को अलग कर दिया है और जाहिर है इस दौरान कहा गया होगा कि जो भी हुआ है वो पटोले की अपनी इंटरनल राजनीति है। कांग्रेस उससे इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन पटोले कांग्रेस के नेता है। ऐसे में उनका इस तरीके से धमकी देना महाराष्ट्र में कांग्रेस की रूपरेखा को भी बयां करता है। वंशवाद पर पीछे नहीं हटेंगी ममता। इस मामले में ममता की राजनीति कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से अलग है। भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजनीति में आगे बढ़ाने का समर्थन किया है और कहा कि वो किसी की कृपा से आगे नहीं बढ़े, बल्कि चुनाव लड़े हैं और जनता ने उनको जिताया है, तब जाकर वो सांसद बने हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं को ममता ने चैलेंज किया है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सुझाव के बाद ममता और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। तब से ममता और अभिषेक बीजेपी पर लगातार आक्रामक पलटवार कर रहे हैं। दरअसल इसको लेकर सवाल खड़े हुए थे कि क्या टीएमसी और ममता बनर्जी भी परिवारवाद में आगे बढ़ रही है, वंशवाद में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस पूरे आरोप पर ममता बनर्जी ने पूरे तरीके से अपने रुख को स्पष्ट कर दिया और वो वंशवाद पर अब पीछे हटती हुई नजर नहीं आएंगी, या कहें कि अभिषेक बनर्जी के समर्थन में वो पूरे तरीके से खड़ी है। इस मामले में बाकायदा ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जो अभिषेक बनर्जी ने कमाया है, कमाने का मतलब यह राजनीतिक रसूख है, वो किसी के कृपा से नहीं आगे बढ़े हैं, बल्कि उन्होंने चुनाव लड़ा है। वो जनता के बीच में गए हैं और जनता के बीच में जाकर जनता के द्वारा उनको चुना गया है और चुनने के बाद वो सांसद बने। साथ ही बीजेपी नेताओं को ममता ने चैलेंज किया है। दरअसल इस वक्त प्रशांत किशोर टीएमसी के रणनीतिकार, वो बीजेपी के रणनीतिकार रहे हैं, वो नीतीश के रणनीतिकार रहे हैं और अब वो ममता बनर्जी के रणनीतिकार बन गए। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सुझाव के बाद ही ममता बनर्जी इतनी आक्रामक हुई है और खुलकर अभिषेक बनर्जी के समर्थन में आ गई। और अब न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि अभिषेक बनर्जी भी बीजेपी पर लगातार आक्रामक पलटवार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभी और भी धार दिखनी बाकी है। और अब बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और कहीं की बढ़ेंगी। लग रहा लोजपा नेता चिराग पासवान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। गत साल विधानसभा चुनाव में चिराग ने खेला था बड़ा दांव और नीतीश की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि एलजेपी की वजह से करीब 35 सीटों पर जेडीयू को करना पड़ा था हार का सामना। अब नीतीश इसका बदला लेते दिख रहे हैं चिराग पासवान से। जेडीयू के नेता दबी जुबान में चिराग के साथ बीजेपी की मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। नीतीश ने बीजेपी को दबाव डाल चिराग को अलग थलग कर दिया है और चिराग की पार्टी के इकलौते विधायक को जेडीयू में मिलाने की भी तैयारी चल रही है। यानी कि विधानसभा में चिराग पासवान की लोजपा को जीरो करने की तैयारी चल रही है। साथ ही लोजपा के 200 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ताओं ने जदयू का दामन थाम लिया है। अलबत्ता बिहार में चिराग की पार्टी को नीतीश दिख रहे जड़ से कमजोर करने में, यानी कि चिराग का जो राजनीतिक चिराग है
उसके अंदर का जो कार्यकर्ताओं का घी या तेल जो भी कहिए उसको कम करने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। इसके साथ साथ चिराग पासवान को बीजेपी में भी अलग थलग किया जा रहा है, बीजेपी से भी अलग थलग किया जा रहा है और ये चिराग पासवान की राजनीतिक भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस तरीके से चुनाव की वजह से जदयू को नुकसान हुआ, अब जदयू चिराग पासवान को और लोजपा पर हमला करने की तैयारी कर चुकी है। कई कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करा लिया गया है, एक इकलौते विधायक हैं उनको भी जदयू में शामिल करने की तैयारी चल रही है, बीजेपी से अलग थलग करने की तैयारी कर रही है। यानी कि नीतीश अब चिराग पासवान को कमजोर करते हुए, जड़ से कमजोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी मुख्यमंत्री वी नारायण सामी का कारनामा दिखाई दिया है। नारायण सामी को 22 फरवरी को साबित करना है बहुमत साबित करने के नारायण सामी के दावे पर कांग्रेस को शक है, क्योंकि गत दिनों राहुल गांधी को बरगलाया गया था। नारायण सामी ने राहुल के भाषण के दौरान महिला ने स्थानीय भाषा में नारायण सामी का विरोध किया था, लेकिन नारायण सामी ने लोगों की बातों का राहुल के सामने उल्टा अनुवाद कर दिया और कहा कि जनता नारायण सामी के काम की तारीफ कर रही है। अब विपक्षी पार्टियां वीडियो शेयर कर कांग्रेस का मजाक उड़ा रही है। घटना के बाद कांग्रेस नेता भी अप्रैल मई में सत्ता वापसी को लेकर अनिश्चित नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अनुवाद किया गया उसके बाद कांग्रेस की एक तरीके से फजीहत हो रही है और ऐसे में नारायण सामी की मुश्किलें कांग्रेस में भी और मुख्यमंत्री के पद पर दोनों पर ही बढ़ रही हैं। 22 फरवरी को साबित करना है नारायण सामी को बहुमत, और बहुमत साबित करने के नारायण सामी के दावे पर कांग्रेस को अब शक नजर आ रहा है, क्योंकि एक किस्सा भी हुआ था, सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हुआ। राहुल गांधी वहां के दौरे पर थे, लोगों से बातचीत हो रही थी। इस दौरान नारायण सामी ने राहुल गांधी को ही बरगला दिया था। राहुल के भाषण के दौरान महिला ने स्थानीय भाषा में नारायण सामी का विरोध किया था, लेकिन जब राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि क्या कुछ कहा जा रहा है, तो नारायण सामी ने लोगों की बातों का राहुल के सामने उल्टा अनुवाद कर दिया। और अनुवाद में क्या कहा, एक तरफ तो नारायण सामी का विरोध हो रहा था, लेकिन नारायण सामी ने क्या कहा कि वो उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और अब कांग्रेस को इसकी वजह से फजीहत झेलनी पड़ रही है। इस वीडियो की वजह से मजाक उड़ रहा है और घटना के बाद कांग्रेस नेता भी अप्रैल मई में सत्ता वापसी को लेकर अब कंफ्यूज है, अनिश्चित। बात करते हैं बीजेपी में लेटर बम की। बीजेपी की गुटबाजी पहुंची विधानसभा तक। 20 विधायकों ने लिखा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पत्र। सदन के भीतर पक्षपात होने के आरोप लगाए गए और कहा कि उन्हें जनता के मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। नेता और उपनेता प्रतिपक्ष की ऐसी व्यवस्था के लिए कहा जाए जिसमें सभी विधायकों को सदन में बोलने का समान अवसर मिले, बराबर मौका मिले। इस तरीके का पत्र लिखा गया है और पत्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को लिखा गया। एक तरीके से आप इसको लेटर बम कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की गुटबाजी विधानसभा तक पहुंची है। 20 विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पत्र लिखा और सदन के भीतर पक्षपात होने की आरोप लगाए गए। आरोप लगाते हुए कहा गया कि उन्हें जनता के मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा। नेता और उपनेता प्रतिपक्ष को ऐसी व्यवस्था के लिए कहा जाए जिसमें सभी विधायकों को सदन में बोलने का बराबर मौका मिले, समान अवसर मिले, ताकि वो भी अपने इलाके के मुद्दों को उठा पाए, वो भी विधानसभा के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाए, वो भी उन मुद्दों को पटल पर ला पाए जिनको उठाना उनकी विधानसभा में बेहद जरूरी है। वहीं कैप्टन ने बताया कि किसान आंदोलन खत्म करने का उपाय क्या कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को 18 की बजाय 24 माह तक टाला जाए, इससे खेतों की तरफ लौट सकते हैं किसान। आंदोलन के बाद पंजाब में पाकिस्तान से आ रहे हैं हथियार। इस मुद्दे पर दिसंबर में गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत हुई थी। स्थिति बिगड़ने से पहले निकलना चाहिए बीच का रास्ता। 24 माह का सगन मंजूर कर लेंगे कई किसान संगठन। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और एक बड़ा बयान यहां पर आया है। बड़ा बयान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब से ही इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई। उन्होंने एक बड़ा सुझाव दिया है और बड़ा सुझाव ये दिया कि सरकार जो ये कह रही है कि 18 महीनों के लिए वो कृषि कानूनों को होल्ड कर सकती है, उस मियाद को बढ़ाकर 24 माह कर दिया जाए। यानी कि 18 महीने के बजाय 24 माह तक अगर इस कानून को टाला जाता है, इसको होल्ड किया जाता है, तो फिर किसान खेतों की तरफ लौट सकते हैं। क्या वाकई में कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त सेतु का काम कर रहे हैं? सेतु इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक डेडलॉक बना हुआ है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं हुई है। जो भी बातचीत हुई वो 12 दौर की बातचीत 26 जनवरी से पहले हुई। उसके बाद ना तो सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण भेजा गया और ना ही किसानों की तरफ से ही कहा गया कि वो बातचीत के लिए आने को तो तैयार हैं, लेकिन तारीख कौन सी होगी सरकार से पूछ नहीं रहे हैं। इस दौरान किसान नेता अलग से अपनी महापंचायतें कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर महापंचायतें कर रहे हैं और बीजेपी इस मुद्दे पर एक तरीके से वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है। इन सबके बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान आना थोड़ी सी राहत पहुंचाता है। हो सकता है कि कुछ किसान संगठनों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा हो कि वो अगर इस सुझाव पर मान जाएंगे तो फिर किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। इसको आप बीच का रास्ता कह सकते हैं, सरकार के लिए भी और बाकायदा किसानों के लिए भी। बीकानेर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। बैंक में फायरिंग कर लूट मामले का खुलासा और साथ ही पोस्ट ऑफिस के बाहर लूट की घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आईजी प्रफुल्ल कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप भी सुनिए। जिसका भी जैसा इनपुट रहा है, जिसकी जो इसमें योगदान रहा है, उसके हिसाब से उनको पुरस्कृत करने के लिए भी प्रस्ताव हम पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। ये संक्षिप्त में ब्रीफिंग है। आपके इससे रिलेटेड जो भी और कोई क्वेरीज हों तो आप मेरे से या टीम मेंबर से पूछ सकते हैं। 14 लाख रुपए की नकदी जो है इन लोगों ने डकैती और लूट में ली थी, लेके गए थे, उसमें से बरामदगी कितनी जानकारी? देखिए, बरामदगी के अभी प्रयास होंगे क्योंकि अभी मुलजिम हमने दस्तयाब किया है। जैसा बताया, एक हथियार और ये मिले हैं और एक मुलजिम और अभी वांटेड है। तो आगामी दिनों में हम आशान्वित हैं कि इसके संदर्भ में बरामदगी भी हो जाएगी। करीब 10 लाख का फिगर इसमें गया था और डाकघर का 3.5 लाख के आसपास की राशि है। कुछ तो जो प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताए हैं, कुछ राशि इन्होंने जो शुरू में लूटी थी उसमें से इन्होंने खुर्द-बुर्द भी किया है। इन्होंने अपने जो शौक़ मौज मस्ती के लिए भी पूरे किए हैं। उसके बाद ये बाहर भी गए हैं, कई दिनों तक अंडरग्राउंड भी रहे हैं, बाहर भी ये घूम करके आए हैं। तो बट वी आर होपफुल कि इसमें रिकवरी भी जो हो सकती है। एक सवाल और, आरएमजीबी बैंक में और भी राजस्थान में लूट की घटनाएं हुई है, लेकिन बीकानेर में संभवतः इतना जल्दी पुलिस ने पेश आउट किया है, तो क्या और भी किसी आरएमजीबी बैंक में भी इन लोगों की घटना में ये हाथ है तक? नहीं, अभी तो इन्होंने पूछताछ में इस तरह की ये अपनी पहली वारदात बताई है। और बाकी जगह जो हमारी वारदात हुई है, जो हनुमानगढ़ में हुई है, या हनुमानगढ़ वाले का तो मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि उसमें और इनके जो हुलिया और जो विवरण आया है उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपस में तालमेल नहीं है। बाकी अभी बहुत प्रारंभिक स्टेज है। दोनों अभियुक्त अभी पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। डेफिनेटली और भी वारदातें खुलेंगी। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएँ, कई पूर्व की भी घटनाएँ हो रखी हैं। आप लोगों ने देखा होगा गत 2 माह में इसी टीम ने, जो स्थानीय टीम हमारी है इसमें जो काम कर रही है, सभी थाने की टीम और एसपी और एडिशनल एसपी के निर्देशन में इन्होंने कई पुरानी वारदातें भी ट्रेस आउट की हैं और करीब 10 से 11 ऐसे मामले हैं जो 2 माह में इन्होंने खोले हैं। चाहे बड़ी नकबजनी का मामला हो या और भी व्यापारियों के साथ लूट की घटना, फाइनेंस कंपनी के साथ लूट की घटना, इस तरह की जो वारदातें हैं ट्रेस आउट करने में सफलता हासिल की है। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ये एक सतत प्रक्रिया है और इस तरह के आपराधिक तत्व जो हैं, जो निरंतर सक्रिय रहे हैं, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ निरंतर ही हमें कार्रवाई और करते रहने की आवश्यकता है। ऐसे तत्वों को चिन्हित करके हम निरंतर कार्रवाई करें ताकि बीकानेर को हम एक अच्छा भयमुक्त वातावरण दे सकें। सर, ट्रेस आउट में नो डाउट सफलता बढ़ी है और खुल रहे हैं। एक सवाल मेरा ये था कि जो बैंक लूट की जितनी घटनाएं हुई हैं इससे पहले संभाग में, कुछ एक मामलों में बैंक कर्मी भी कहीं ना कहीं लिप्त पाए गए थे।
क्या ऐसा कोई यहाँ भी कोई क्लू है, कोई ऐसा मिल रहा है? नहीं, अभी प्रारंभिक स्तर पे इस घटना में ऐसी कोई इनपुट नहीं आई है। हालांकि कई इस तरह की लापरवाहियां जरूर उजागर हुई थी इसमें भी। जो इनके बैंक के सीनियर प्रबंधन हमारे साथ आए थे, हमने उनके साथ मीटिंग भी की थी। जोधपुर में इनके जो रीजनल ऑफिसर्स बैठते हैं, उनके प्रसंज्ञान में भी हम लाएँ कई प्रक्रियात्मक अनियमितताएं और सिक्योरिटी नॉर्म्स ऐसे जो नॉर्मल स्थिति में फॉलो होने चाहिए, परंतु एक लापरवाही कह लें, कैजुअलनेस कह दें, उसके कारण हर जो भी लूट की घटना हुई है बैंक की, कहीं ना कहीं उसमें सिक्योरिटी नॉर्म्स को वायलेट किया गया है और कैजुअलनेस रही है। इसको लेकर कोई आप निर्देशित पूरे संभाग के बैंक्स को लेकर कोई लेटर या कुछ लिख रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं? जी हाँ, ये जो घटना हुई थी उसके बाद ही जैसा मैंने बताया कि इनके रीजनल बैंक जो हैं, ग्रामीण बैंक का जो प्रबंधन है, इनका टॉप मैनेजमेंट SBI से रिलेटेड है, उनके अंडर ये ग्रामीण बैंक फंक्शन करते हैं। उनके जो राजस्थान लेवल के हेड थे, जो रीजनल मैनेजर उनके जोधपुर में बैठते हैं, उनकी टीम यहाँ आई थी। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी और दुखद खबर का रुख करते हैं। पाली के सोजत से इस वक्त की दुखद खबर है। पिता ने अपने 2 छोटे बच्चों के साथ आत्महत्या कर दी। सोजत क्षेत्र के बासनी भदावता की यह घटना बताई गई है। टीकाराम बावरी ने 2 मासूमों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। सोजत रोड थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस शव निकालने में जुटी है। मृतक की दिमागी हालत खराब बताई जा रही है। कुछ दिन पहले पत्नी से मारपीट करके मायके भेज दिया गया और अब इसमें 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर दी। मौत किसी भी समस्या का समाधान नहीं, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।